छोड़ी जान जाना, माटीला छोड़ी ते हाँ जावत सजारे बेटा, जल्दी ते लहुट के आना। लाला जल्दी ते लहुट के आना। इही माटी मरे बेटा, खेले कूदे हवसगा, माटी के कर जा चुकाना। लाला माटी के कर जा चुकाना। जल्दी ते लहुट के आना। ये भुइया के लालन बेटा, तैं तो सिद्धवा लाल रे। इहे करम है, इहे धर्म है, इहे गंगा धाम रे। अरे ये भुइया के लालन बेटा, तैं तो सिद्धवा लाल रे। इहे करम है, इहे धर्म है, इहे गंगा धाम रे। डोरी झन टूटे रे संगी, बंधना झन छूटे रे संगी, भुइया ले रिश्ता निभाना। लाला भुइया ले रिश्ता निभाना। जल्दी ते लहुट के आना। नमस्कार। कलाकारों की दुनिया स्टूडियो से मैं सावन सोनी आज शुक्रवार की शाम खैरागढ़ के रत्न हमारे इस नवीन कार्यक्रम के 7वें संस्करण में आप सभी दर्शकों का, आप सभी सुधीजनों का, आप सभी गुरुजनों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आइए आज पुनः भेंट करते हैं आपके इस माटी के, आपके इस खैरागढ़ के एक नए व्यक्तित्व से, एक नए रत्न से। आपकी भेंट अभी मैं कुछ देर में करवाऊंगा। जैसी परंपरा रही है, मुझे उनका संक्षिप्त जीवन का परिचय देने का एक दायित्व तो मेरा रहता है। मैं आपको उनके जीवन से संबंधित, उनके जीवन के परिचय से संबंधित चीज़ें कुछ अंश में आपके समक्ष रखने की कोशिश करूंगा और फिर रूबरू होंगे हमारे आज के अतिथि। मैं उनके नाम से आपको परिचित करवाऊं। आज के हमारे खैरागढ़ के रत्न के विशेष अतिथि हैं श्री बालकृष्ण गुप्ता, गुरु सर। गुरु इनका उपनाम है। वस्तुतः गुरु उपनाम नहीं, इनका घर का नाम है। क्यों सर? सही है, घर का नाम है। घर में बालपन में पिताजी, माँ, परिवार के लोग प्रेम से इनको गुरु कहकर पुकारा करते थे और यह बात, बड़ों की यह बात आगे चलकर प्रसिद्ध हुई, जीवन में बिल्कुल सार्थक सिद्ध हुई। गुरु के रूप में ही इन्होंने अपना सारा जीवन व्यतीत किया। गुरु का ही दायित्व तो इनका रहा और अपनी सारी सेवा काल, अपनी सेवा अवधि एक गुरु के रूप में इन्होंने अपना जीवन सारा कुछ समाज को समर्पित कर दिया। तदुपरांत विज्ञान विषय के आप गुरु रहे, लेक्चरर रहे और हिंदी साहित्य में बहुत अच्छी आपकी पकड़ रही। बालकृष्ण गुप्ता गुरु सर को यदि मैं ऐसा कहूं कि लघु कथाओं के दीर्घ रचनाकार यदि मैं कहूं तो शायद अति संयुक्ति नहीं होगी। आप बहुत भली भांति परिचित हैं गुप्ता सर से, गुरु सर से। बहुत अच्छे श्रेष्ठ रचनाकार हैं, बहुत शानदार रचनाकार हैं। लघु कथाओं में बेजोड़ इनकी पकड़ है। आपको आसपास के अंचल में ऐसा लघु कथाओं के रचनाकारों की कहीं कोई बात होगी तो गुरु सर की बात, गुप्ता सर की बात ही विशेष रूप से आपको सुनने को नज़र आएगी। आज उनसे मुखातिब होंगे, उनसे भेंट करेंगे। सबसे पहले मैं उनके
जीवन के पहलुओं पर प्रकाश डालने की कोशिश करता हूँ। शुरुआत करते हैं गुप्ता सर, गुरु सर के जीवन के प्रारंभिक काल से, उनके जन्म से। स्वर्गीय राम गोपाल गुप्ता जी पेशे से कलेक्टर के कार्यालय में रीडर के रूप में, भू अर्जन विभाग में रीडर के रूप में कार्यरत रहे और माता स्वर्गीय अनुसुईया गुप्ता जी गृहिणी रही। आप दोनों के आंगन में गुरु सर का, गुप्ता सर का जन्म 13 दिसंबर, क्षमा करिएगा, 31 दिसंबर 1948 को आपका जन्म हुआ था। दुर्ग नगर में आपका जन्म हुआ। प्रारंभिक शिक्षा भी दुर्ग में ही आपकी प्रारंभ हुई। मारवाड़ी स्कूल दुर्ग में स्थापित है, जहाँ से गुरु सर ने, गुप्ता सर ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ की। उसके बाद उच्चतर माध्यमिक शिक्षा को प्राप्त करने के लिए महात्मा गांधी स्कूल का गुप्ता सर ने रुख किया। महात्मा गांधी स्कूल में भी माध्यमिक की शिक्षाएं प्राप्त गुरु सर ने की हैं। और उसके बाद आगे उच्च शिक्षा की जब बात आती है, कॉलेज लाइफ की बात आती है, तो वाणिज्य एवं कला महाविद्यालय दुर्ग में स्थापित है सर। वहाँ से आपने अपना कॉलेज, अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। शिक्षा कंप्लीट करने के बाद जीवन में बड़ा एक दायित्व है रोजगार का, नौकरी जिसको हम लोग सामान्यतया शब्दों में कहते हैं। तो आपने अपनी सेवा काल का, अपनी आजीविका, अपनी नौकरी जिसको मैं कहूँ, शब्द नहीं मिल रहे मुझे, कुछ अच्छा सा नौकरी ही कह लेता हूँ, बहुत सामान्य सा शब्द है, सबको समझ में आता है। तो सर्विस सेवा अवधि आपकी जो प्रारंभ हुई वो 9/9/1972 में आपने अपनी सेवा प्रारंभ की थी। छुईखदान हायर सेकेंडरी स्कूल से आपने अपनी सेवा अवधि बतौर एक शिक्षक के रूप में आपने अपना टीचरशिप शुरू किया था। 1985 में आप खैरागढ़ में स्थित विक्टोरिया स्कूल आपका ट्रांसफ़र हुआ और सन 2000 तक आप विक्टोरिया स्कूल में ही बतौर विज्ञान के शिक्षक, प्राध्यापक के रूप में आपने अपनी भरपूर सेवाएं प्रदान की हैं। उस दौर के 1985 मतलब ये मैं आपको उस दौर की बातें बता रहा हूँ जब मेरा भी जन्म नहीं हुआ था, मेरे भी जन्म के पहले की बातें हैं। तो मेरे बैच के, मेरे से थोड़े से सीनियर जो भाई हैं, भैया हैं, उन लोग बहुत भली भांति परिचित होंगे गुरु गुप्ता सर से, बहुत अच्छे से परिचित होंगे। सेवा अवधि के बारे में और चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। चलिए, आपकी बहुत जल्दी से मैं बहुत चीज़ों को बीच बीच में आपको बताता रहूँगा। जीवन से संबंधित, परिचय से संबंधित चीज़ें आपसे मैं साझा करता रहूँगा। बहुत जल्दी से भेंट करते हैं आज के हमारे अतिथि श्री बालकृष्ण गुप्ता गुरु सर से। सर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। कलाकारों की दुनिया स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है सर। खैरागढ़ के रत्न में आप पधारे, इसके लिए हम बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करते हैं। आपकी 2 किताबें मेरे हाथ में हैं सर। आपके प्रकाशन में 2 किताबें आज मैं लेकर, मैंने बहुत अध्ययन किया। एक गुरु ज्ञान आपकी एक किताब है, वो मैं रखा हुआ हूँ, आप देख सकते हैं। गुरु ज्ञान एक किताब है और दूसरी एक किताब आपकी आई थी 2018 में, जिसकी बहुत चर्चा होती है। देखिए, दर्शकों को मैं बताऊं, खैरागढ़ को जब करीब से देखने की बात आएगी, बहुत करीब से, निकट से खैरागढ़ को जब आप अध्ययन करना चाहेंगे, तो आपको श्री बालकृष्ण गुप्ता गुरु सर की लिखी हुई यह जो किताब है, खैरागढ़ यादों का वर्तमान, इस किताब का नाम है। आप
कभी खैरागढ़ को जानना चाहें तो आप ज़रूर इस किताब का अध्ययन करें, ऐसा मैं आपको सुझाव ज़रूर दूंगा। बहुत शानदार किताब है, गुरु गुप्ता सर की लिखी हुई किताब है, मुझे बहुत पसंद है। कुछ अंश आपको आगे मैं इसके बारे में साझा करूंगा। सर, दो चार आपसे प्रश्न आज हमें करने हैं, उसी उद्देश्य से आपके साथ साक्षात्कार के रूप में हम लोग बैठे हैं। दर्शक भी हमारे जुड़े हुए हैं। पूरा सारा खैरागढ़ लगभग आपको आज यहाँ पर से लाइव प्रसारण के माध्यम से देख रहा है। सर, मैं आपकी किताबों की बात कर रहा था, वहीं पर से प्रश्न एक बाहर निकल कर आता है। सर, गुरु ज्ञान जो आपकी किताब आई थी, हाँ, वस्तुतः आपकी जो किताब आई थी गुरु ज्ञान, वो हिंदी में थी। उस किताब के बारे में कुछ आप सर हमारे दर्शकों को, कैसे उस किताब की शुरुआत आपने की, उस किताब की रचना करते करते आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिली, क्या अनुभव हुए, कैसे उसका संपादन हुआ, कैसे उसकी प्रिंटिंग हुई, छपने का जो सारा वृतांत है, आप बताना चाहें तो सर। वैसे होता क्या है कि जो लिखना चालू करता है पहले, मैं तो वैसे साइंस वाला हूँ जी। यहाँ जब जीवन हेतु से दोस्ती हुई यहाँ आने के बाद, पढ़ाई के बाद, तो उन्होंने मेरी बात करने की शैली से सोचा शायद कि मैं कुछ लिखूं। उन्होंने कहा गुरु लिखो जी। तो लिखने वाली बात होती है, सामान्यतः लोग कविता से लिखना चालू करते हैं। हाँ सर। तो मैंने भी कविता में, और वो भी व्यंग्य हास्य की कविता में लिखना चालू किया। इत्तेफाक से ऐसे भी उस समय मेरी लगातार रचनाएँ छपने लग गई, जबकि समानता लोगों को परेशानी होती है। युग धर्म में, काव्य मंजूषा में मेरी लगातार रचनाएँ छपते रही, और वो रचनाएँ व्यंग्य होती थी, हास्य के पुट पे वही छपती थी दूसरे में। फिर उसके बाद उस समय मैंने बहुत सी चीज़ें लिखी, कविताएँ तो लिखी, मेरे को बुलाने लग गए क्योंकि हास्य व्यंग्य लिखता था, व्यंग्य तो फिर उस पर। परंतु मैं दूसरों से कुछ अलग इसलिए हूँ कि रात को मैं जग नहीं सकता, तो जहाँ शिकायत होने लग गई बुलाने के बाद, जब मैं नहीं पहुँचा तो मैंने कविताएँ लिखना बंद कर दिया। उसके बाद कुछ लेख लिखे, एक आध दो नाटक लिखे, कुछ कहानियाँ भी लिखी। कहानियाँ भी एक चर्चित थी, एक नाम कमाने के लिए सौरभ पत्रिका के कवर पृष्ठ पे छपी थी सौरभ उसमें। उसके बाद लघु कथा पे आया मैं, तो लघु कथा के बारे में लिखने वाले तो अभी भी संख्या ज़्यादा है। मतलब पहले तो यही होता था कि लोग कविता लिखते थे, आजकल लोग जब लिखना चालू करते हैं तो लघु कथा लिखते हैं। और लघु कथा को यहाँ तक भी बात होती है कि लोग, मैं एक दो को टोका हूँ वहाँ पे, कि लघु कथा एक ही शब्द है, ये उनको लघु और कथा अलग अलग कर लेते हैं। और लघु कथा करते सोचते हैं कि कोई कथा है, लघु है, आकार में छोटी है। परंतु ये आकार में तो छोटी होती है, वो अलग चीज़ है। उसका कारण है कि ये एक बिंदु में लिखी जाती है, एक ही बिंदु में ये लिखी जाती है, इसलिए बहुत बड़ी होती नहीं। हालांकि 2 पृष्ठ 3 पृष्ठ तक की भी कुछ लघु कथाएँ चर्चित है वैसे, परंतु समानतः लघु कथाएँ क्या होती है कि 500-700 के आसपास ही होती है। कुछ एक लघु कथा सुकेश साहनी उसकी, और एक और चर्चित नाम है रमेश बत्रा की लघु कथाएँ तो एक एक लाइन के 10-10, 12 शब्द की, तो ऐसी भी लघु कथाएँ। फिर परंतु आजकल इतनी छोटी लघु कथाएँ नहीं लिखते, कुछ बड़े लिखते हैं। तो पहले तो लघु कथाओं को लोग पेपर में भी, पत्रिका में भी, क्योंकि रचना छोटी होती है तो चुटकुला जैसा छापते हैं या कोई कहावत छापते हैं वैसे छापते रहे। परंतु बाद में क्या हुआ कि जब पता चला इसका महत्व है, ये चीज़ें हैं, तो वो धीरे धीरे वो साहित्य के रूप में आई वहाँ पे, और उसको स्थान मिला। ढेर सारे लघु पत्रिकाएँ निकली जो लघु कथा ही छापती है। एक बहुत चर्चित लघु कथा पत्रिका है, पटियाला से निकलती है, योगराज प्रभाकर उसके संपादक है। वो ग्लेज्ड पेपर में बड़े साइज पे वो 300 से 400 पेज पे निकलती है। अच्छा। इतनी, तो वैसे ढेर सारी पत्रिकाएं हैं उसमें, और ये छपती है, अनुवाद भी होने लगे। मेरी लघु कथाएँ भी कुछ अनुवाद में छपी है, उड़िया में सबसे ज़्यादा, और बंगाली में 3 लघु कथाएँ, और गुरुमुखी में
उर्दू में भी हुई है। एक बार मैं गया था दुर्ग में, हाँ हाँ ऑल इंडिया अफसानचा एकेडमी के कार्यक्रम में। अफसानचा मतलब लघु कथा, उर्दू में उसको लघु कथा कहते हैं। अच्छा वहाँ मैंने लघु कथा पढ़ी जी तो कुछ लोग मेरे पास आए गए कि आपके लघु कथा दीजिए, ये उर्दू में भी छपनी चाहिए। तो मैंने लघु कथा उस समय दे दी थी, पेपर कटिंग थी हरी भूमि की अधिकांश उसमें। तो वो छपी या नहीं छपी पता नहीं, मगर वो उन्होंने मांगे थे वहाँ पे जी। और पसंद की थी, ये लघु कथा है, अच्छी है, ये उर्दू में छपेगी। तो मैंने वो लघु कथा, परंतु उसके बारे में जानकारी नहीं मालूम। तो इस तरीके से 3-4 भाग में ये छपी है। विदेशों में भी, मैं अमेरिका में कि पेपर में, हम हिंदुस्तानी पे, कनाडा पे है, हाँ, उसमें आपकी बहुत और सारी उसमें, हाँ, तो उस पर ढेर सारी, स्विट्ज़रलैंड की उसमें है, न्यूजीलैंड की है, उसमें कोई द्विभाषिक पत्रिका है, कोई ये है, उसमें भी मैंने मेरी रचनाएँ हाँ, छपी आपके है। बारे में जब मैं पढ़ रहा था सर, हाँ, तो मैंने हाँ, देखा तो कि उसमें- विदेशी पत्रिकाओं में भी आपकी बहुत सारी लघु पुरवाई में, वैसे बाहर की पत्रिका में पुरवाई में सबसे ज़्यादा छपी है। और उसके जो चर्चित लेखक भी हैं वो वही हैं, है ना, वो आते भी हैं। और ये तो उसमें सबसे ज़्यादा रचना छपी है पुरवाई जी। पे, और उसमें बाकी में 2-2, 3-3, 1-1, 2-2 रचनाएँ छपी है। उसके बाद जो क्रम में है, हम हिंदुस्तानी अमेरिका वाले, ये पेपर है, जी। इसमें छपी है। तो ये रचनाएँ तो खैर छपती है वहाँ पे। तो पहले मैं लिखता भी ज़्यादा था, उसका कारण था मेरे को सहयोग मिलता था। पहले होता था क्या कि सामान्यतः हाथ से लिख के भेज देते थे, तो मैं भेज देता था, छप जाती थी। बाद में वो सब बंद हो गया, सब पत्रिकाएं हैं सिर्फ मेल से लेने लग गई। जी, तो जी, जी। मैंने ट्रेनिंग तो सरकारी लिया है एडवांस, मगर वो सरकारी जैसे है, मेरे को कुछ करना नहीं आता। कंप्यूटर है मेरे पास। पहले मेरी लड़की है छोटी वाली, वो सहयोग करती थी, काम उसका बढ़ गया। लड़का है विवेक गुप्ता, भास्कर में जो है, वो सहयोग करता था, भेजता था, उसका काम बढ़ गया। तो वो भेजना बंद हो गया, तो मेरा छपना भी बंद हो गया, क्योंकि भेजोगे नहीं तो छपेगा कहाँ। हाँ। कुछ एक भेजते हैं जब कोई आ जाता है। अशोक भाटिया ने अभी लघु कथा संकलन निकला था, संकलन के लिए उसने रचनाएँ मंगाई थी। कभी कोई मंगा लेता है तो मैं विवेक को कहता हूँ कि ये तो मैसेज है, इनका पत्र है, इसको भेजो। तो वो 2-3 रचनाएँ भेज देता है और चटपट इस तरीके से रचनाएँ छपती है। जी। तो लघु कथा के बारे में जैसे समानता बात करते हैं, पहले जैसे मैं बता रहा था, एक बिंदु में लिखी जाती है, भले वो 2 पेज 3 पेज की होगी, इससे ज़्यादा बड़ी तो खैर होती नहीं। तो वो एक बिंदु में। दूसरी इसकी विशेषता है, ये इतनी कंडेंस होती है कि इसमें अतिरिक्त, जैसे समानता कहा कि लघु कथा में हम एक शब्द भी निकाल देंगे तो लघु कथा का अर्थ बदल जाएगा या लघु कथा नहीं रहेगी। तो हम मोटे तौर पर ये बताएं कि लघु कथा एक बिंदु पे, तो होता क्या है कि समानता लघु कथा पे लघु कहानी और कहानी और लघु उपन्यास उपन्यास में ये अंतर होता है मात्र बहुत कम, यानी एक कदम आगे निकले तो वो बदल गया, दूसरा कदम ये है। तो ये बहुत मुश्किल होता है कि हम इसको लघु कहानी कहें या लघु कथा कहें। तो कई लोग तो हैं, जैसे वो मिट्टी भर टोकरी, उसको प्रथम लघु कथा मानते हैं सप्रे जी का, परंतु उसको कई लोग कहानी भी मानते हैं। तो अभी भी वही चल रहा है। तो बहुत जो छोटी रचना है। जी जी जी। तो एक बिंदु पे तो है ही है, मिट्टी भर टोकरी सर झलमला है एक बिंदु में, ये लघु कथा है। एक बिंदु पर आप कह रहे थे, हाँ, मतलब तो एक उस पे एक विषय पर, एक ही में, एक ही विषय अच्छा, पर। दूसरी बात क्या होती है उसमें, हाँ। कि वो कंडेंस इतनी होती है कि उसमें एडिटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती। पहले ही कहा था, एडिटिंग हो रही है तो लघु कथा पूर्ण रूप से नहीं है, लघु कथा तो है, परंतु उस पर एडिटिंग की जरूरत है। कुछ चीज़ निकाल दिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो लघु कथा बनेगी नहीं। जब उस पर कुछ शब्द निकाल दें, वाक्य, वही अंतर होता है। कहानी में हम कुछ शब्द निकाल दें, लघु कहानी में तो अंतर नहीं पड़ेगा। उपन्यास में हम पैराग्राफ निकाल देंगे तो उसमें अंतर नहीं पड़ता, परंतु लघु कथा में हम एक शब्द भी निकाल देंगे, वाक्य की बात तो दूर रही, तो वो उसमें अंतर पड़ता है। क्योंकि बहुत से लघु कथाएँ तो 1-2 लाइन की ही है, इसलिए ये नहीं है। तो पहले जैसे मैंने कहा था कि लोग लिखते हैं, तो लिखने वाले की संख्या तो बढ़ी, परंतु लघु कथा में वो
मापदंड नहीं हुआ, क्योंकि लोग वही पता है ना, हाँ एक बिंदु में लिखना है लिख देते, उस पर शिल्प का ध्यान रहता न किसी चीज़ का ध्यान रहता। तो साथ में इसका वर्णन नहीं है एक ही बिंदु पे, उसके साथ पे शिल्प ही होगा, कथा है इसलिए जी। तो शिल्प भी जरूरी है। मगर लोग बोलचाल की चीज़ें हैं, बातचीत को लिख दिया एक ही बिंदु में है, तो लघु कथा खैर वैसे भी छपती है। जी हाँ, अब जी हाँ। अपना अपना है सोच समझ और मापदंड के, उसके अनुसार सोचते रहते हैं। परंतु लघु कथा कहा जाता है कि सरल विद्या है। मैं सोचता हूँ सरल विद्या नहीं है, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं लिखता हूँ ना, ठीक। हाँ, जी सर। परंतु उस पर जिस तरीके से होती है कि एक बिंदु पे किसी बात को पूरा लिया जाए, हाँ, हाँ। एडिटिंग की संभावना ना हो, उसमें पूरा अर्थ निकले, समान तौर से उसको पाठक है वो ग्रहण कर ले, उसको समझे, तो तब ये इसलिए थोड़ा सा कठिन मैं सोचता हूँ। दर्शकों को मैं बताना चाहता हूँ, सर जो कह रहे हैं, सर जो कहना चाहते हैं, जो मैं समझता हूँ सर, लघु कथा लिखना आसान नहीं है। उसके नाम से लघु कथा कह देने से आप कहीं पर भी ऐसा न समझें कि लघु कथा मतलब सहज, कोई बहुत सहज सी चीज़ है। बहुत सारगर्भित तरीके से आपको अपने उद्देश्य को रखना होता है। जो बात आप कहना चाहते हैं, आप ज़्यादा विस्तार आप नहीं ले सकते, बहुत संकुचित, बहुत छोटे स्वरूप में ही आपको अपनी सारी बात रखनी है और पाठक को आपको वहाँ तक पहुँचाना है, आपके उद्देश्य तक पहुँचाना है, अपनी बात को वर्णित करना है। तो ये लघु कथा की विशेषता है और यही सबसे बड़ी चुनौती है लघु कथा की। बहुत सारी रचनाएं आपकी हुई हैं सर। सर्व दैनिक भास्कर में आहा जिंदगी, रसरंग और मधुरिमा, ये साप्ताहिक उसके पत्रिकाएं हैं। सभी पत्रिकाओं में रसरंग में, मधुरिमा और आहा जिंदगी, ये जो पत्रिकाएं आती थी दैनिक भास्कर में, उन पत्रिकाओं में गुप्ता सर, गुरु सर की रचनाओं का प्रकाशन हुआ है। संडे हेल्थ परिवार, जागरण पत्रिका, हरिभूमि की पत्रिका रविवारी अंक संपादकीय जो रविवार को प्रस्तुत होता था, उसमें भी नई दुनिया, सनमार्ग, प्रभात खबर, अमर उजाला, दी ट्रिब्यूनल, लोकमत समाचार पत्र, नवभारत, देशबंधु, युग धर्म, राज एक्सप्रेस, ये तमाम न्यूज़पेपर के नाम हैं, प्रकाशन संस्थाओं के नाम हैं जिनमें गुप्ता गुरु सर की रचनाएं प्रकाशित हुई हैं। अभी सर ने स्वयं ने बताया, मैं उस चीज़ को बताने वाला था। बहुत सारी विदेशी पत्रिकाओं में भी सर की रचनाओं का बहुत अच्छे से प्रकाशन किया गया है। हिंदी चेतना कनाडा में प्रकाशित होती है, जिसमें सर की रचनाओं का प्रकाशन हुआ था। हम हिंदुस्तानी अमेरिका में प्रकाशित होने वाली एक पत्रिका है, जिसमें गुरु सर की रचनाओं का, लघु कथाओं का प्रकाशन हुआ था। पुरवाई, यूनाइटेड किंगडम, यूके जिसको हम लोग कहते हैं, यूके में प्रकाशित होने वाली पत्रिका है पुरवाई। पुरवाई में भी सर की लिखी लघु कथाएं प्रकाशित हो चुकी हैं। अमेरिका में ही एक पत्रिका और है, सेतु के नाम से। तमाम बहुत सारी हिंदी पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं। सेतु के नाम से एक और पत्रिका अमेरिका में प्रकाशित होती है, जिसमें गुरु सर की कथाएं प्रकाशित हुई हैं। ये तमाम प्रकाशन से संबंधित चीज़ें मैंने आपको बताई। नवनीत, वीणा, छत्तीसगढ़ मित्र, कथा बिंब, उदंती, अक्षर पर्व, सोच विचार, शब्द माही संदेश, लघु कथा कलश, शेष हिमप्रस्थ, अविराम साहित्यिकी, सादर इंडिया, अभिनव इमरोज, रागनीति, कोलाज कला, लघुकथा.com इत्यादि, ये सारी पत्रिकाएं हैं। न्यूज़ खबर की अखबारों का पहले उल्लेख मैंने आपको किया था, पत्रिकाओं का भी क्रम से मैंने आपको सारा नाम बताया। इन सारी पत्रिकाओं में, सारे अखबारों में सर की लिखी कविताएं, लघु कथाएं हमेशा प्रस्तुत की जाती रही हैं और छपती रही हैं, प्रकाशन होता रहा है।
सर, हमारा यह जो कार्यक्रम है खैरागढ़ के रत्न, हम लोग विशेष रूप से जो वरिष्ठ लोग हैं खैरागढ़ की माटी में, यहाँ खैरागढ़ की माटी में निवासरत यहाँ के जो लोग हैं, मूल निवासी हैं, हम लोगों ने वरिष्ठ लोगों को और साहित्यकारों को सबसे प्रथम क्रम में रख कर हमने यह कार्यक्रम प्रारंभ किया था। तो इस दौरान बहुत सारे साहित्यकारों से मेरा उठना बैठना हुआ, उनका सानिध्य मिला, उनके विचार जानने का अवसर मुझे मिला, कभी बहुत सारी चर्चाएं भी हुई। तो मुझे रविंद्र अग्रवाल जी ने कहा था कि गुरु गुप्ता सर को आप ज़रूर अपने इस कार्यक्रम का अंश बनाइए, हिस्सा बनाइए। लघु कथा के बादशाह उन्होंने आपको कहा था, उनके शब्द हैं कि लघु कथा में बहुत ज़बरदस्त आपकी पकड़ है, वो बात उन्होंने कही थी। बाद में मैंने आपके पुस्तक गुरु ज्ञान का अध्ययन भी किया सर, बहुत शानदार आपका वह पुस्तक है। लेखन में बहुत अच्छी आपकी पकड़ है सर, बहुत बड़ा अनुभव लेखन से संबंधित है। हम लोग चाहते हैं, दर्शक दीर्घा से भी एक सवाल अभी मेरे समक्ष आया है कि खैरागढ़ की जो जनता, जितनी भी जनता आसपास के निकट क्षेत्र की जनता आपको देख रही है, इसमें बहुत सारे नए रचनाकार भी हैं, कुछ बच्चे हैं जो लिखना पसंद करते हैं, साहित्यकार हैं। तो सर, लेखन से संबंधित, साहित्य से संबंधित कोई सुझाव आप नई पीढ़ी को, बच्चों को आज के, आप कुछ देना चाहें तो आप अपनी बात रख सकते हैं सर। वैसे मुझे साहित्यकार तो कहा जाता है, घोषित भी कर दिया जाता है। तो मैं सोचता हूँ मैं साहित्यकार नहीं हूँ, शुरू से ही नहीं था, सिर्फ लिखता हूँ, लेखक हूँ। जहाँ तक सुझाव की बात है तो ये तो सर्वजनपानी भी बात है कि जब आदमी पढ़ता है जी, कोई भी पढ़ता है तो उसको समझ में आता है क्या है। जैसे मैंने पहले ही कहा था कि लघु कथा को लोग लघु है, कथा है, ये मान लेते हैं, मगर बाकी चीज़ नहीं जानते कि एक बिंदु में मानते हैं, उस पे एडिटिंग की ज़रूरत नहीं होती, कितनी कठिन विधा है। तो वो है, जब वो समझते जाते हैं इस संबंध में, जितने वरिष्ठ लेखक होंगे, लघु कथाकार है, वरिष्ठ है, कवि है, वरिष्ठ है, जो भी लिखना चाहे, तो ये वरिष्ठ लोगों की रचनाओं को पढ़े जी, उनसे संबंधित जो लेख छपते हैं उसको पढ़े जी, तो उसके ज्ञान में वृद्धि होती है और क्रमशः लगातार वो उसमें सुधार होते जाता है, क्योंकि वो समझने लगता है। कविता को लोग लिखते हैं कि तुकांत कविता, पहले लिखते थे तुकांत, बाद में तुकांत हो गए, तो लोग सोच लिए कि एक वाक्य बना, चुटकुला बना, उसको छोटे छोटे टुकड़े में कर दिए तो कविता हो जाती। तो वो कविता तो है, वो सिर्फ मगर नाम की कविता है जी, वो साहित्य की कविता नहीं है। जी, जब तक कि उसमें अर्थ ना निकले, गहन कुछ ना हो, तब तक के तो वो कविता है नहीं। तो ख़ास तौर पे लोग कविता से संबंधित बात होती है तो सिर्फ स्टेज के बारे में मालूम हो रहता है, और स्टेज में कविताएं तो कम होती है, चुटकुलेबाजी ज़्यादा होती है, और हास्य होता है, उसमें कुछ व्यंग्य होता है। हालांकि श्रृंगार रस भी कुछ हो सकते हैं, वीर रस भी हो सकते हैं, परंतु पब्लिक जनरली वही सुनने जाती है जिसमें मज़ा आए। मज़ा का मतलब होता है कि हाथ से रचना हो, सुन के हंसे, अच्छा लगे, मूड फ्रेश हो जाए। जी, जी। तो ये अंतर है स्टेज में। स्टेज में तो लोग एक्शन करते हैं, यानी कविता तो लिखते हैं, बोलते हैं, साथ में वो कलाकार भी होते हैं, तो उसका ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। परंतु जितनी साहित्यिक रचनाएँ होती है उसमें इस तरीके से बात नहीं होती, कम शब्दों में उसका अर्थ ज़्यादा होता है, गूढ़ रचनाएँ होती है, समझने में टाइम लगता है। मेरी लघु कथा का बारे में भी फ्लिप मीटर में डॉक्टर रकमाल श्रीवास्तव, जो यहाँ की है, चर्चित है, पुरस्कृत है, प्रगतिशील लेखक संघ के अध्यक्ष रहे हैं एमपी में, रमाकांत, हाँ, रमाकांत श्रीवास्तव यूनिवर्सिटी में, हाँ, जो थे, हाँ। तो उन्होंने फ्लिप मीटर लिखा है। तो उसमें मेरी रचना के बारे में थोड़ी सी तारीफ है। उस पर लिखा है कि गुरु के रचनाएँ कुछ थम के समझने का प्रयास करती है। मतलब हमने पढ़ा तो तुरंत समझ नहीं आएगी, जब हम कुछ सोचेंगे तब उसकी समझ में आएगी कि ये अर्थ निकलता है। उसमें तो कविताएं भी कुछ ऐसी होती है, साहित्यिक कविताएं होती है, पढ़ने में तो सामान्य लगती है, परंतु उसका अर्थ गुण होता है, मर्म अलग निकलता है। हाँ, हाँ। तो हर चीज़ तो ख़ास तौर पे
लघु कथा कहानियों और कविताओं पे ये सब चीज़ें मुख्य होती है। उपन्यास में तो कम होता है क्योंकि उपन्यास काफ़ी लंबा चौड़ा होता है, उसमें मुझ पिक्चर का जैसे स्टोरी निकाल लेते वैसे उपन्यास निकाल लेते, मात्र उसमें भाषा रहती है, प्रवाह रहता है, तो आदमी उसको पढ़ जाता है। इसलिए समानता क्या है, लोग पहले भी है मेरे समय में गुलशन नंदा रानू और इस टाइप के उपन्यास ज़्यादा पढ़ते थे। साहित्यिक उपन्यास अभी भी लोग कम पढ़ते हैं। तो साहित्य में जो लिखना चाहता है उसको पढ़ना ज़रूरी है, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना ज़रूरी है, पढ़ने के साथ साथ समझना ज़रूरी है। और जिस तरीके से वो चाहता है, लघु कथा लिखना चाहता है तो लघु कथाओं को ज़्यादा पढ़े, कविताएं लिखना चाहता है तो कविताओं को ज़्यादा पढ़े। परंतु इसमें यह शर्त है कि अच्छे लघु कथाकार, अच्छे कवि, अच्छे लेखक, अच्छे कहानीकार उनकी ही रचनाओं को पढ़े और उनके जो विचार हैं जो छपते हैं पत्रिकाओं में, सामान्यतः लेख भी रहते हैं रचनाओं के साथ में, लेख भी छपते हैं, उन लेखों को पढ़े और उसको समझे और अपने उसमें क्रमशः वो सब सुधार करते जाए। यानी सबसे पहले होता क्या है कि एडिटर खुद होता है, रचनाकार रचना लिखता है। हाँ। वो खुद सुधारेगा। हाँ, एक बार, 2 बार, 3 बार। जी जी जी। एडिटर तो बाद में सुधारता है, जिसको छपना है वो खुद अपनी पहले एडिटिंग करता है, रचनाओं को सुधारता है और जितनी ज़्यादा रचनाओं को अच्छा, इसके लिए एक बात होती है कि हम तुरंत रचनाओं को सुधार नहीं सकते। हमने एक रचना लिखी, लघु कथा लिखी मैंने, उसको हम कुछ दिन छोड़ देंगे, 2-4 दिन, 5 दिन, 8 दिन, 15 दिन, उसको फिर से पढ़ेंगे, फिर उस पर सुधार करेंगे, फिर उसको छोड़ देंगे, क्योंकि सुधार का कार्य है तुरंत नहीं होता। जी। सुधार कार्य करना है रचना में तो हमको कुछ दिन उसको छोड़ देना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, फिर कुछ सुधारना पड़ेगा, फिर छोड़ना पड़ेगा, फिर उस पर पढ़ना पड़ेगा, सुधारना पड़ेगा। तो इस तरीके से रचनाएँ जो होती है वो बनती जाती है। कविता लिख रहे हैं तो कविता बनती जाएगी, लघु कथा लिखेंगे तो लघु कथा बन जाएगी। तो लिखने के पहले पढ़ना और उसके लिए जल्दी जल्दी नहीं करना, ये भी बात है। एक रचना लिखने के बाद हम उसमें खुद सुधार करें, एडिटिंग खुद करें और जब संतोष हो जाए तब हम उसको कहीं सुनाएं, प्रेषित करें, भेजें। मैं समझता हूँ जितने नए रचनाकार हैं, अभी के जो बच्चे हैं जो लिखने का शौक़ रखते हैं, सर की बातों से भली भांति आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं, रचनाएं कोई 2 पल की चीज़ नहीं है, यह बात कहना चाहते हैं गुरु सर। जो करेक्शन होता है, सुधार, उसमें एडिटिंग जिसकी बात कह रहे थे गुप्ता सर, अभी समय लगता है चीज़ों में और कुछ चीज़ें समय के साथ ही सुधरती हैं। आप एकदम से किसी चीज़ कहीं सुधार की कोई गुंजाइश है तो कोई ज़रूरी नहीं है वो आज आपको नज़र आए, उसके लिए रुकना पड़ता है। सर अभी वही बात कह रहे थे, उसके लिए रुकना पड़ता है 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, तब बात समझ में आती है कि नहीं, यहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए, यहाँ ऐसा होना चाहिए। कभी कभी कुछ चीज़ें समय के काल में, गर्त में, समय के पल्ले में छुपी हुई होती हैं, वो समय आने पर भी सामने आती हैं। गुरु गुप्ता सर की प्रकाशित जितनी लघु कथाएं हैं, 3 लघु कथाएं हैं, तीनों का क्रम से मैं आपको नाम बता रहा हूँ। आप ज़रूर उन किताबों का अध्ययन करिएगा, पढ़िएगा। खैरागढ़ के इसी माटी के आपके हमारे अपने बालकृष्ण गुप्ता गुरु सर की लिखी हुई ये किताबें आपको हमें ज़रूर पढ़नी चाहिए। एक किताब तो मैं पढ़ चुका हूँ, एक किताब मेरे हाथ में है, एक किताब मैं सर से ज़रूर लूँगा, उसका भी अध्ययन मैं करूँगा। एक किताब मैंने आपको पहले बताई, गुरु ज्ञान, और यही किताब था जिसका छत्तीसगढ़ी में अनुवाद किया है डॉक्टर पीसी लाल यादव सर ने। छत्तीसगढ़ी भाषा में गुरु ज्ञान किताब का गुरु ज्ञान कहकर उन्होंने अनुवाद किया है छत्तीसगढ़ी में। दूसरी किताब है खैरागढ़ यादों का वर्तमान, मेरे हाथ में है, जिसकी चर्चा थोड़ी देर पहले मैं आपके समक्ष कर रहा था। तीसरी किताब है प्रेरक और सकारात्मक लघु कथाएं, इस नाम से
वो ई ई ई पुस्तक थी शायद। कोरोना काल की देखी। हाँ, वो आपको ऑनलाइन उपलब्ध है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। अनुवादित बहुत सारी लघु कथाओं का अनुवाद भी बहुत सारी भाषाओं में गुरु सर की लिखी लघु कथाओं का अनुवाद किया गया। जैसे उड़िया भाषा में अनुवाद किया विनय कुमार दास, बालासोर के रहने वाले विनय कुमार दास साहब ने उड़िया भाषा में गुरु गुप्ता सर की लिखी लघु कथाओं का अनुवाद किया है। 22 लघु कथाओं का अनुवाद उड़िया भाषाओं में उनके द्वारा किया गया। 3 लघु कथाओं का अनुवाद पंजाबी भाषा में गुलबीर सिंह भाटिया, दुर्ग निवासी भाटिया साहब ने 3 लघु कथाओं का अनुवाद पंजाबी भाषा में किया। इसी तरह से बंगाली में भी बेबी करफोर्मा कलकत्ता निवासी जो रचनाकार हैं, उन्होंने बंगाली भाषा में लघु कथाओं का, आपकी लिखी लघु कथाओं का अनुवाद किया। उर्दू में भी कुछ लघु कथाओं का अनुवाद किया गया है। ये सारी बातें आप जिस भी भाषा में रुचि रखते हैं, आप उन भाषाओं में गुरु गुप्ता सर की लिखी लघु कथाओं का पाठन कर सकते हैं, रसास्वादन आप कर सकते हैं। चलिए, बहुत सारी बातें हुई हैं। मैंने आपको बताया कि गुरु जो है, गुरु शब्द में 3 चीज़ें छुपी हुई हैं। सर्वप्रथम गुरु मैंने बताया कि हमारे आज के अतिथि श्री बालकृष्ण गुप्ता सर के बचपन का नाम था, घर का नाम था। दूसरा, उनके जीवन से जुड़ता है, उनका सारा जीवन काल गुरु के रूप में बीता। और तीसरा, फिर जब रचनाकार के रूप में उन्होंने समाज में अपना दायित्व निभाया, समाज में अपना योगदान दिया, तो गुरु एक तरह से आपका उपनाम के रूप में है, आपको गुरु कहकर पुकारा जाता है सर। हम लोग भी कहते हैं तो गुरु ही कहते हैं सर, पूर्ण रूप से आपका नाम हम लोग लेने की कोशिश करते नहीं हैं। जन्म की बातें मैंने आपसे साझा की थी कुछ देर पहले, सेवा काल के बारे में भी विस्तार से आपको बताया था। एक और जानकारी मैं गुरु गुप्ता सर के बारे में आपको देता चलूं। विवाह एक बड़ा जीवन का प्रमुख अंग है, जिसके बारे में जानकारी मुझे देनी चाहिए। 14 जून 1975 में श्री बालकृष्ण गुप्ता गुरु सर का विवाह फास्तरपुर मुंगेली के निकट गोरखपुर नाम का छोटा सा गांव है, वहाँ के निवासी स्वर्गीय पुत्तूलाल केशरवानी जी के घर में सरोज गुप्ता आपकी धर्मपत्नी का नाम है। आपकी सासू माँ जो आपकी बनी हैं, उनका स्वर्गीय केशरबाई उनका नाम था। उन्हीं की पुत्री हुई हैं श्रीमती सरोज गुप्ता जी, जिनको आपने पत्नी के स्वरूप में अपने जीवन में स्वीकार किया है और परिणय सूत्र में आप बंधे। यह हमारे खैरागढ़ के रत्न, हमारा इस कार्यक्रम का बहुत से लोगों ने हमसे कहा कि आप जो विवाह के संबंधित जो जानकारी आप देते हैं जीवन परिचय में, ये एक अच्छी एक्टिविटी है, एक अच्छा, क्या कहना चाहिए, एक अच्छा एक्सरसाइज है, लोगों को पसंद आता है। हम चाहते हैं, हमारी चाहत ये है कि आपको हमारे जो अतिथि हैं उनके बारे में विस्तार से जानकारियाँ मिले, उनके विवाह से संबंधित, उनकी जीवन संगिनी से संबंधित। जीवन संगिनी का बड़ा जीवन में बहुत बड़ा योगदान होता है। आप इस बात से इत्तेफाक रखते होंगे। मेरी बात आपको अच्छी लगेगी, सही भी लगेगी, क्योंकि सत्य है। बहुत बड़ा योगदान होता है जीवन साथी का, तो उनका भी परिचय देना बहुत आवश्यक है। सास ससुर ससुराल जीवन का बहुत बड़ा अंग है, तो उसका भी परिचय शामिल होना चाहिए। चलिए, फिर से मैं एक बार रुख करता हूँ गुरु सर आपका। सर, खैरागढ़ में बहुत
जीवन का बहुत बड़ा अंग आपका खैरागढ़ में बीता है, लगभग सारा जीवन आपका खैरागढ़ में बीता है। यहाँ के बच्चों को आपने शिक्षा प्रदान की है बहुत करीब से। साहित्यकार सर समाज का बड़ा प्रमुख अंग, बहुत समाज का प्रमुख हिस्सा होता है। साहित्यकार जो होता है समाज को बहुत करीब से एक साहित्यकार जैसे देख पाता है वैसे एक सामान्य व्यक्ति नहीं देख पाता, ऐसा मैं समझता हूँ। आप बतौर साहित्यकार आपने समाज को, खैरागढ़ को बहुत निकट से देखा है। एक वहीं पर प्रश्न हमारे भीतर से एक प्रश्न स्फुटित होता है सर कि खैरागढ़ को अतीत में जैसा आपने पाया, वर्तमान जो आप देख रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं, तो आप क्या परिवर्तन देखते हैं खैरागढ़ में, खैरागढ़ की आबो हवा में, खैरागढ़ की नस्ल में, खैरागढ़ की पीढ़ी में आप क्या परिवर्तन महसूस करते हैं और भविष्य में खैरागढ़ को किस स्वरूप में आप देखना चाहते हैं, ये हमारे दर्शकों को आप बताएं सर। वैसे तो एक सामान्य सी बात है कि जगह, व्यक्ति, समय, सब में परिवर्तन होता ही है, ज़िंदगी में परिवर्तन होता है जी। मैं जब 1972 में जब यहाँ आया, उसके पहले मैं एक आध बार आता था, कभी कभी ज़रूरत पड़ती थी जी। तो वो किसी कार्यक्रम में, शादी में या उस पर, तो वो उस समय मेरे को कोई कुछ मालूम नहीं था खैरागढ़ के बारे में। यहाँ तक कि मैं खैरागढ़ में घर मेन रोड में है ये मालूम था, वो किस तरफ है, उसके सीजन क्या है नहीं मालूम था। जब वहाँ से पिताजी रिटायर होने के बाद यहाँ आए तो जी। जब सामान लेके आए वहाँ से मेटाडोर पे, तो वहाँ के मेटाडोर वाले ने पूछा मेरे से कि घर कहाँ पे है, तो मैं पता है तो बस्ती में है, मेन रोड में ही है। तो बोले थाने के पास है कि क्या, तो मैं बोला मेरे को तो थाना ही नहीं मालूम कहाँ पे है, मेरे को ये स्थिति खैर तो जो भी हो। तो जैसे मैं शुरू में आया, क्योंकि दुर्ग से आया था, दुर्ग एक बड़ा शहर था, तो बड़े शहर से छोटे से शहर में, शहर क्या अभी भी शहर नहीं है, कस्बा ही मान लीजिए, उस समय तो गांव स्टाइल ही कस्बा था। जी हाँ जी। गिट्टी के सड़कें थी, WPM, यहाँ जो सामान मिलता था बाज़ार में, छोटा सा बाज़ार था, गोल बाज़ार, गोल बाज़ार में सब भाग ही रखे रहते थे, यानी राशन भी, चावल दाल भी एक पसरे में मिलता था, थोड़ा थोड़ा सब्जियाँ, तो भिंडी जैसी सब्जियाँ गिन के रखी जाती थी भाग में। तो ये पहले जैसे गांव में होता है, शहरों में तो सब चीज़ें भाजी भी है वो अब तौल के बेचते हैं, और यहाँ पे जूड़ी में बिकती है अभी भी, इक्का दुक्का कभी आते हैं बाहर से, वो तौल के भाव बताते हैं। तो आज पता लगता है, ये भी लगता है कि मेरा गांव है, ये जो कस्बा बना अब कुछ शहर हो रहा है, और इसमें भी लोग आ रहे हैं कि भाजी जैसी चीज़ को भी या केला को वो किलो के भाव में वजन पे खरीद रहे हैं। दूसरी बात क्या होती है कि कोई शहर होता है तो शहर में जनसंख्या तो बढ़ती है, आवागमन के साधन बढ़ते हैं, हालांकि आवागमन के साधन के साथ साथ वहाँ का विकास जुड़ा है। तो खैरागढ़ तो अभी तक के सिर्फ सड़क मार्ग से ही जुड़ा है, रेल वाली बात तो अभी तक के नहीं हो पाई है सफल, वो इसमें होगी वो बात की बात है। जी जी। तो वो होता क्या है कि गांव की मानसिकता जैसे रहती है, कस्बाई मानसिकता रहती है। आपने कहा रेल मार्ग से, छोटे शहर की मानसिकता रहती है, बड़े शहर की मानसिकता रहती है, सब में अंतर आता है। तो यहाँ भी वही बात थी, पहले तो ये स्थिति थी कि छोटे शहर में या गाँव में सामान्य चीज़ें होती थी, होली में, दिवाली में तो लोग मिलने जाते थे। अब तो बात अलग है, मिलने जाओगे तो ऐसा लगता है कि ये कैसे आ गया, अब तो ये स्थिति है। यहाँ तक कि मेरे को मालूम है, मैं जोटा था भोजली में, भोजली में कच्चा नारियल फोड़ते थे, तो भोजली और कच्चा नारियल ये मैं आस पास में और रिश्तेदारों में मैं पहुँचाने जाता था। अब तो लोग होली और दिवाली की मिठाई भी नहीं पहुँचाते, पहुँच गए तो खिला दिए, ये स्थिति। तो शहर की मानसिकता होने लगे। गांव में जैसे किसी को पूछोगे, गए कहीं गांव में तो किसी के घर पूछना है तो वो आदमी है उस घर तक पहुंचा देगा। शहर में तो ऐसी है कि बाजू वाला घर पूछोगे तो वो बोलेगा नहीं मालूम। अभी भी मेरा लड़का भोपाल में रहता है, तो सामान्यतः वो जो फ्लैट में रहता है तो वहाँ जितने आ जाओ सबके कमरे बंद रहते हैं, बाहर से खुला नहीं रहता। हम देखते हैं कि हमारे घर तो खुला ही रहता है 24 घंटे, कभी ज़रूरत पड़ी बाहर चल दिए तो कहीं बंद करते हैं। तो अंतर ये है कि खैरागढ़ में पहले
सामान्य चीज़ें होती थी, गांव वाली चीज़ें, धीरे धीरे तो विकास हुआ उसमें, शहरीकरण हुआ। एजुकेशन के साथ में, स्वास्थ्य के सेवाओं में। हाँ, हाँ। तो उस पर भी विकास हुआ है, परंतु जैसे कहते हैं कि है वो नगर पंचायत से नगर पालिका बने, नगर पालिका से नगर, या तहसील से जिला बने, जिले से कश्मीर, तो क्रमशः विकास ज़्यादा होता है। जी। खैरागढ़ जो है वो जिला है, बहुत बाद में बना, जबकि मेरे ख्याल से वो जिला बहुत पहले बन जाना चाहिए था। बन जाना चाहिए था। उसके कई ग्राउंड थे, उसके कोई मतलब नहीं, बन गया। अब विकास हो रहा है, विकास तो होगा ही। जी। तो उस विकास के साथ में लोगों की मानसिकता भी बदलती जाती है। कस्बा से अब शहर हो रहा है। जी हाँ जी। तो शहर होने में बहुत सी चीज़ें होती हैं, ठेले वाले बढ़ते हैं जी। मदारी बढ़ते हैं। जी। एक ये भी गुण है कि मदारी दिखने मिलेंगे, नट मिलेंगे, बंदर नचाने वाले मिलेंगे। खैर आजकल तो बंदर और नट नहीं जाते, ठेले की संख्या ज़्यादा मिलती है। खास तौर पे गुपचुप है, इस टाइप के ठेले की संख्या ज़्यादा बढ़ती है। खान पान तो ये रोड किनारे हम देख रहे हैं कि ठेले बढ़ रहे हैं। ठेले में दूसरी चीज़ें भी हैं जो है रोजमर्रा की चीज़ें वो बिकती है। जितनी ज़्यादा बिक रही है इससे पता चलता है कि शहर है बढ़ रहा है। जी। तो अंतर तो खैर आएगा ही उसमें कि खैरागढ़ है, बढ़ रहा है, मगर मैंने कहा कि जो अपेक्षित विकास है, जो गति चाहिए, वो भी अभी गति नहीं मिली है। नहीं वो मिल पाई। अपेक्षित विकास नहीं हो सका है। उम्मीद करता हूँ, ये उम्मीद है गति मिलेगी, खैरागढ़ विकसित होगा और खैरागढ़ का नाम होगा, लोग जानेंगे। बताना पड़ता है खैरागढ़ है तो खैरागढ़ में कभी कभी होता है। भोपाल में मैं जा रहता था तो कहाँ का है, तो खैरागढ़ है, तो पूछते हैं खैरागढ़ कहाँ पे है, कहाँ पर तो है? बताना पड़ता है। उसी सिचुएशन यहाँ पे तो राजनांदगांव कुछ जानते हैं, कुछ डोगरगढ़ को जानते हैं, खैरागढ़ को कम जानते हैं। जी। तो खैरागढ़ की जो पहचान है वो इस रूप में होगी कि हम बताएंगे कि हम भाई खैरागढ़ से हैं। तो लोग हैं कि हाँ कुछ ठीक जगह से कम नाम सुना है, ये मालूम है कि छत्तीसगढ़ में है, कोई शहर है। ये स्थिति कम से कम होनी चाहिए, क्योंकि दुनिया तो इतनी तेज़ी से बढ़ रही है। तो हम कम से कम इस स्थिति में तो रहें कि हम दूसरे संपर्क में रहें, लोग हमारे संपर्क में रहें, लोग जाने, खैरागढ़ को जाने, हम जाने। तो जैसे होता था, जैसे बातचीत में देखा हूँ यहाँ पे कि खैरागढ़ की बात होती है, आलोचना वाली बात है। पहले जैसे लोग कहते थे कि लोग ठेले में जाते थे, पान खाते थे तो हाथ ऐसा फैला देते थे, इसका मतलब है सुपारी चाहिए। तो ये अलग अलग मानसिकता होती है, भाषा की शैली में, व्यवहार में, मानने में। जी हाँ जी। तो वो अंतर आता है। उसके साथ साथ परेशानी ये होती है कि ये जैसे बढ़ते जाते हैं तो संपर्क है कटते जाता है। छोटे शहर में, गांव में तो पूरे गांव से संपर्क होता है। कस्बे में क्या होता है, अपने आसपास परिवार से, वार्ड से, अभी जैसो कह लें मोहल्ले से संपर्क होता है। जी। परंतु जैसे जैसे विकास होगा तो लोग, उसके कई कारण हैं, व्यस्त हो जाते हैं, समय नहीं मिलता, दूसरी चीज़ें, संपर्क कट जाता है। हालांकि बड़े बड़े शहरों में अब धीरे धीरे बात होने लग गई है कि समय दें, समाज से जोड़ें, ये सब चल रहा है। तो खैरागढ़ में ये सब संस्थाएं भी है, सक्रिय हो रही है। अब पहले तो समाज के लोग भी कम एक्टिव होते थे। अब देखिए कि हर समाज है, अपना अपना कार्यक्रम करता है, चलता है, तो सक्रिय हो रहे हैं। तो स्थिति ये हो रही है कि रोज़ नहीं मिल रहे, तो कम से कम उस खास मौके पे मिल रहे हैं। शादी में, और उसमें तो पहले 5 दिन खाते थे, 5 दिन मिलते थे, अब 5 दिन का 5 घंटा समय नहीं है लोगों के पास। तो ये जो परिवर्तन हो रहा है, सब जगह जैसा हो रहा है, खैरागढ़ में भी हो रहा है। तो ये परिवर्तन होता है तो दोनों तरीके से होता है, नकारात्मक और सकारात्मक। जी। अच्छा ये होता है कि सकारात्मक परिवर्तन है वो ज़्यादा हो, नकारात्मक तो होगा ही। सड़क बनेगी, आवागमन बढ़ेगा तो एक्सीडेंट तो होगा ही, परंतु एक्सीडेंट कम हो ना हो ये तो मान के चलते हैं। इसलिए हम ये चाहते हैं कि खैरागढ़ में भी परिवर्तन हो। परिवर्तन जितना तेज़ी से हो उतना अच्छा है। उसके साथ साथ लोगों के व्यवहार में, विचार में, सोच समझ में परिवर्तन हो तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और यही सोच समझ में, विचार में परिवर्तन है, ये परिवर्तन के दिशा को आगे बढ़ाती है। जब तक के सोच विचार व्यवहार कार्य में नहीं होगा
उसके साथ साथ दूसरी सुविधा वाली बात होती है। सुविधा में होती है एजुकेशन वाली बात, सबसे पहले सुविधा। तो एजुकेशन तो आजकल सब जगह है, गांव-गांव में कॉलेज हो गए हैं, खैरागढ़ में भी कॉलेज हो गए हैं, आज गर्ल्स अलग अलग हो गया है, पॉलिटेक्निक है, केंद्रीय विद्यालय है। तो एजुकेशन के मामले में तो खैर नहीं है ज़्यादा पीछे, हम दूसरी जगह से तुलना करें तो वो अलग चीज़ है। सबसे पुराना हायर सेकेंडरी स्कूल है जहाँ मैं था, विक्टोरिया हाई स्कूल कहते थे, 1885 का। 1885 में रायपुर में और उसके बाद खैरागढ़ में हायर सेकेंडरी स्कूल है। दोनों 1885 86 में बिलासपुर और दुर्ग में खरीदा। तो उस समय की जो स्थिति थी, ये मान लो कि हमारे यहाँ हायर सेकेंडरी करीब करीब 140 साल से है, अभी 25 है। और यहाँ कुछ नहीं था, नांदगांव ही हमारा जो जिला था, कवर्धा था, ये बहुत से हैं छोटे छोटे। तो वो जिस तरीके से वहाँ विकास हुआ, वैसे भी हमारे यहाँ विकास होता तो खैरागढ़ कम से कम जिला तो बहुत बाद में अपना अभी कमिश्नरी बन जाता, क्योंकि इससे बहुत सी चीज़ें। सबसे बड़ा तहसील था ये, दो इसके उप तहसील थे, छुई खदान और डोंगरगढ़। बहुत सी चीज़ें थी, सब दूसरी परिस्थितियाँ थी, राजनीतिक परिस्थितियाँ दूसरी चीज़, मगर वो चीज़ें नहीं हो पाई। खैर हम उम्मीद तो करेंगे, हमारा विचार तो है कि ये परिस्थितियाँ बनेगी, भले धीरे बनेगी, 5 साल 10 साल पे जो खैरागढ़ का विकास होगा, इसी को ज़रूर होगा। बहुत सारगर्भित तरीके से और बहुत इशारों में सर ने बहुत सारी बातें कहने की कोशिश की है। पाठक जो देख रहे हैं, दर्शक जो देख रहे हैं, आप चीज़ों को समझ पाए होंगे। सीधे सीधे कोई भी प्रहार सर ने नहीं किया है, शब्दों में ऐसे शब्दों में पिरोया है अपनी बातों को। मैं जो समझ सकता हूँ, बहुत सही तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से आपने परिवर्तन को सारगर्भित तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश की है सर। आप अपनी बात जब रख रहे थे तो आप कह रहे थे कि रेल की सुविधा नहीं है, रेल की सुविधा नहीं है। तो आप अभी रेल प्रक्रिया में है सर, बहुत सकारात्मक कार्य रेल की दिशा में हो रहे हैं। आप कितने आशान्वित हैं सर खैरागढ़ में रेल? आपको क्या लगता है, आप कितने आशान्वित हैं, कितनी जल्दी हमको रेल की सुविधा मिल जाएगी? हर कोई चाहता है जहाँ भी रहता है तो सुविधाओं में वृद्धि हो जी। आवागमन की सुविधा है जी, शिक्षा की सुविधा है और स्वास्थ्य पे जी। मैं भी चाहूँगा, मैं जब से आया हूँ तब से सोचता था खैरागढ़ में रेल आ जाए। उसकी बात अलग है, 72 से 50 साल हो रहा है या 53 साल, परंतु प्रक्रिया चल रही है। प्रक्रिया चल रही है, अच्छी बात है, परंतु जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि विकास के लिए आवागमन के लिए ख़ास तौर पे परिवहन में है चीज़ें, माल। यहाँ कोई कारखाना खुलेगा तो सड़क मार्ग से तो संभव नहीं है सामान को लाना ले जाना। और आज की दृष्टि में व्यापारिक दृष्टिकोण, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, उसके लिए सामान का परिवहन के लिए सबसे सस्ता माध्यम है वो है रेल। तो रेल की सुविधा होगी तो परिवहन की सुविधा होगी, माल यहाँ पे कारखाने भी खुल सकते हैं। अब जैसे था यहाँ पे बांस जंगल है, पेपर का कारखाना खुल सकता है यहाँ पे, और भी चीज़ें हैं। तो जो आसपास खनिज हैं, खनिज से संबंधित कुछ भी चीज़ हो सकती है जी। पहाड़ी है, यहाँ पे जल की सुविधा है, जंगल की सुविधा है, तो उसमें तो जंगल से संबंधित बहुत सी चीज़ें हो सकती है, कलेक्शन हो सकता है, उत्पादन हो सकता है। तो ये सब कब होगा? क्या आप कोई चीज़ बना के रखेंगे नहीं, उसको बाहर भेजेंगे, उसका रॉ मटेरियल बाहर से मंगाएंगे। सब चीज़ें यहाँ मिले नहीं, ठीक है 90% मिलेगी, 10% तो आपको बाहर से मंगाना ही पड़ेगा। तो उसके लिए हमको परिवहन की सुविधा जब मिलेगी, रेल की सुविधा, जी। वो रेल की सुविधा इसलिए कि वो सस्ती सुविधा है, उस पर कम है, तो हमको लागत कम आएगा, हमारा माल जाएगा तो सस्ते में बिकेगा, समय की भी बचत होगी। तो क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी है, और उसके बाद मूल्य भी, ये भी ज़रूरी है। तो मूल्य कम होना ज़रूरी है क्वालिटी के साथ में, क्वालिटी ज़्यादा है, मूल्य हो तो हमारा बिकेगा नहीं। तो कोई भी उद्योग लगेगा तो वो सब चीज़ें देखते हैं कि यहाँ मांग क्या है, यहाँ वो
हमको रॉ मटेरियल कितना मिल सकता है, परिवहन की सुविधा क्या है, मार्केट क्या है, तो वो बहुत सी चीज़ें हैं जब देखते हैं और उसके बाद है तो उसके लिए सबसे पहले जैसे मैंने कहा है कि भाई परिवहन की सुविधा। रॉ मटेरियल तो हर जगह कहीं ना कहीं कुछ न कुछ मात्रा में होते हैं, हर जगह मिलता है। पूरे हिंदुस्तान में ऐसा हर क्षेत्र है जहाँ कुछ न कुछ पदार्थ है जहाँ उसका उत्पादन किया जा सकता है। जी। खैरागढ़ में भी है, जैसे कहा था बांस का जंगल है और मैंने सुना है कि बांस बाहर सप्लाई होता है। अब निश्चित है वो बाहर सप्लाई हो रहा है, उसका उपयोग यहाँ हो जाए तो यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो ये चीज़ें ज़रूरी है। रेल सीधा अब वो तो हमारे ऊपर नहीं, हम तो मात्र सोच सकते हैं कि भाई रेल की सुविधा जल्दी मिले, हम भी जाए, आना जाना हो। नहीं तो अभी यहाँ से नाथगांव जाना पड़ेगा या फिर डोंगरगढ़ जाना पड़ता है, तो वो समय का भी उसमें बचत नहीं होती। यहाँ से रेल से जुड़े तो रेल का विस्तार हो जाता है, कनेक्शन हो जाता है, भले यहाँ से कहीं और बदलना पड़े, वो बात अलग है। परंतु दूसरी बात क्या है कि हम बस से सफ़र करते हैं वो महंगा है, रेल से सफ़र करते हैं वो सस्ता है। हाँ। रेल में ज़्यादा सुविधा है, तो हर कोई चाहता है रेल की सुविधा हो जाए। रेल की सुविधा हो जाएगी तो हम अब सोचेंगे कि हवाई जहाज़ की भी सुविधा हो जाए, तो सुविधा तो होनी चाहिए। और हम सोचेंगे कि भाई हम हैं तो हमको सुविधा ज़्यादा मिले, हमारा विकास ज़्यादा हो। तो ये हमारा विकास के साथ साथ क्षेत्र का विकास है। हम अपने विकास को क्षेत्र में करेंगे, हमारा विकास होगा तो क्षेत्र का विकास होगा, क्षेत्र का विकास होगा, हमारा विकास होगा। सुविधाएं जितनी बड़ी होगी उतना हमको विकास होगा। जी जी जी, बहुत आशान्वित हैं गुरु सर भी रेल की सुविधा को लेकर, और बिल्कुल सच है, हमारे दर्शकगण भी, आप भी चाहते होंगे, सारा वर्ग जुड़ा हुआ है, पूरा समाज जुड़ा हुआ है। ऐसी मैं आशा करता हूँ कि यहाँ के स्थानीय जो, हालांकि रेल एक बहुत बड़ा स्वप्न है, एक बहुत बड़ा कार्य है, परंतु अंतिम इकाई से जुड़ा हुआ सुविधा है, जिससे समाज का अंतिम इकाई भी जिस सुविधा का लाभ लेता है, एक ऐसी सुविधा है। जो पॉलिटिशियन, जो राजनीतिज्ञ, स्थानीय स्तर के जो जनप्रतिनिधि यदि इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो आप ज़रूर गुरु गुप्ता सर की इन आशाओं पर ध्यान दीजिएगा। ये एक साहित्यकार बोल रहा है, ये साहित्यकार मतलब समाज का एक बहुत बड़ा धड़ा अपने विचार को व्यक्त कर रहा है, तो ज़रूर इसमें विचार करने की आवश्यकता है। और चीज़ें प्रक्रिया में आ गई हैं, बस उसको थोड़ी सी रफ्तार देने की आवश्यकता, ऐसा मैं समझता हूँ, और है। चीज़ें थोड़ी जल्दी हो जाए, समय पर मिल जाए तो ये सबसे बेहतर होता है। एक छोटी सी और जानकारी मैं दर्शकों को दूं। खैरागढ़ के रत्न हम लोग, सर हमारा जो यह कार्यक्रम है, यह मूल रूप से खैरागढ़ के जो निवासी हैं, खैरागढ़ के रहने वाले जो लोग हैं, जिनका जन्म खैरागढ़ में हुआ है, उनके लिए यह कार्यक्रम हमने प्रारंभ किया था। बहुत सारे दर्शकों का बहुत सारा सुझाव हमको मिला, लोग बड़े प्रसन्न हैं इस कार्यक्रम को लेकर, बहुत उत्साहित हैं, आशान्वित हैं। हमने इस कार्यक्रम को और विस्तार देने की कोशिश की है। अब से हम खैरागढ़ के रत्न में पूरे खैरागढ़ जिले में निवास करने वाले लोगों को शामिल करेंगे। पूरे जिले की प्रतिभा को हम उठाएंगे, उनका सिलेक्शन करेंगे, चयन करेंगे, उनको आमंत्रित करेंगे बतौर अतिथि, और आपको उनसे भेंट करवाने की कोशिश करेंगे। अब सिर्फ खैरागढ़ के रत्न खैरागढ़ स्थानीय स्तर पर कार्य नहीं करेगा, पूरे केसीजी खैरागढ़ चुईखेदान गंडई जिले के अंतिम छोर तक हम अपनी वो सर्च वाली जो वो क्या खोज की जो प्रक्रिया है उसको लेकर जाएंगे, और अंतिम इकाई तक भी यदि कहीं कोई प्रतिभा निवास करती है तो हम इस मंच पर लाने की उनको कोशिश करेंगे और आपसे परिचित करवाने की भरपूर कोशिश करेंगे। सर 1 सवा घंटा का हमारा यह कार्यक्रम होता है,
लगभग 1 घंटे का कार्यक्रम हो गया है। अंतिम 1-2 प्रश्न आपसे और मैं करूंगा सर, उसके बाद आज के इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। एक प्रश्न सर आपसे मुझे करना था। कुछ लोगों ने मुझे कहा कि आप थोड़ा सा खैरागढ़ यादों का वर्तमान, जो आपकी किताब आई थी 2018 में, उसके बारे में आप अपने मुखारविंद से लोगों को कुछ, खैरागढ़ यादों का वर्तमान जो आपकी पुस्तक आई थी, इस पुस्तक के बारे में दर्शकों को थोड़ा सा आप बताएं सर। ये जो खैरागढ़ के बारे में, माइक। खैरागढ़ से, वो तो ठीक है, मैं खैरागढ़ से जन्म स्थान है, खैरागढ़ से मेरा कार्यस्थल भी रहा है और खैरागढ़ से जुड़ा हूँ मैं हर दृष्टि से, जी, जन्म से और कर्म से। तो निश्चित है कि खैरागढ़, जैसे मैंने कहा कि व्यक्ति चाहता है कि वो जहाँ रहता है वहाँ उसके बारे में लोग जाने। ऐसा ना हो कि जब पूछा जाए कि तो लोग पूछे कहाँ है, कैसा है, ये सब नहीं होना चाहिए। तो जिस स्थान पे हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानेंगे, इसका मतलब ये होता है कि वहाँ सुविधाएं हैं, वहाँ के लोग सक्रिय हैं। जानने के बाद में बहुत सी चीज़ें होती हैं, लोग कारखाने से जाते हैं, सुविधा के मामले में जानते हैं, सबसे ज़्यादा जानते हैं वो वहाँ के लोगों को निवास करने में। जैसे खैरागढ़ को बक्सी जी के नाम से जानते हैं, जाना जाता है जी। तो खैरागढ़ को यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिससे नाम है वो फैलता है, जानते हैं लोग, वो उसका परिचय होता है। खैरागढ़ है, यूनिवर्सिटी है, मतलब यहाँ कला उसके फाइन आर्ट्स की यूनिवर्सिटी है जी। खैरागढ़ में बक्सी जी है, जन्म स्थान है। बाद में रमाकांत श्रीवास्तव रहे, अभी जीवन यदु ये है, गोरेलाल चंदाल जी, चंदेल जी भी थे, विनय शरण सिंह हैं जी। तो इनके नाम से जो इनकी चीज़ें छपती है, रचनाएं, इनके लेख, तो लेख से, रचनाओं से तो परिचित होते ही हैं कि ये यहाँ के हैं और ये साहित्यकार हैं। कुछ लेख भी होते हैं, जैसे मेरी पुस्तक है खैरागढ़ यादों का वर्तमान। मैंने उस पर सिर्फ खैरागढ़ के ही लोगों को लिया है, बाहर से लोगों के से नहीं, जो खैरागढ़ के बारे में जानते हैं। दूसरी बात ये है कि खैरागढ़ के लोग जो है उसमें मैंने साहित्यकारों को तो लिया ही है, उसके साथ दूसरे लोग भी हैं कि वकील है, डॉक्टर है, व्यापारी हैं, ताकि सब खैरागढ़ के बारे में क्या सोचते हैं, कैसा अनुभव करते हैं खैरागढ़ पे, ये मैंने लिया है। मतलब यह है कि मैं चाहता हूँ कि खैरागढ़ साहित्यकारों का इस नज़र से ही नहीं, दूसरे जो लोग हैं खैरागढ़ में, वकील है, डॉक्टर है, हाँ, व्यापारी है, इनके, हाँ, प्रबुद्ध जन जितने हैं, हाँ। उनके नज़र से भी वो देखें और खैरागढ़ को समझे कि खैरागढ़ है क्या, खैरागढ़ की क्या विशेषता है, खैरागढ़ से क्या अपेक्षाएं हैं। तो इसमें बहुत सी चीज़ें हैं, उस पुस्तक में लोगों ने अपेक्षाएं भी लिखी है, खैरागढ़ का वर्तमान भी लिखा है, भविष्य की कल्पना की है, और कोई भी भविष्य की बात होती है तो वो वर्तमान पे ही आधारित होती है, और वर्तमान उसका आधार होता है, भविष्य उसकी कल्पना में उसके आधार बनता है। खैरागढ़ यादों का वर्तमान का मतलब यह है कि खैरागढ़ को हम जो याद है, मतलब भविष्य है, उसको वर्तमान में हम याद कर रहे हैं जी, इसलिए उसका नाम है खैरागढ़ यादों का वर्तमान। जी जी जी। तो जब तक हम पूर्व को याद नहीं करेंगे हम भविष्य बना नहीं सकते, न्यू में ही बिल्डिंग बनती है। इसलिए खैरागढ़ को जानना है तो खैरागढ़ का हमको अतीत जानना पड़ेगा, को जानना भी जरूरी है। हाँ। वर्तमान तो हमारे सामने है, जी हाँ, जी तब हाँ। हम उसको भविष्य के बारे में बात कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि उसका स्थिति क्या हो सकती है खैरागढ़ की। तो ये जो पुस्तक लिखने की योजना जो बनी वहाँ पे, तो मैंने वही सब किया। होता ही है कि लोग सहयोग कम करते हैं, वो तो मानसिकता ही है, सहयोग नहीं भी बहुत मिली, मुश्किल से खैर करना था, किया, काफ़ी लोगों ने सहयोग दिया जी। कुछ लोगों ने तो सीधा सीधा कह दिया कि नहीं देता, ये है, कई चक्कर मैं खुद लगाया, बहाना बनाते रहे। बाद में जब पुस्तक चर्चित हो गई, जैसे इसमें लिखा है कि ये नहीं है, इसके बाद
इसके और निकलेंगे तो लोग खुद ब खुद बोलते थे उसके बाद कि आप निकलेंगे तो मेरे को बताना। जी तो ये सब बातें होती है। खैर ये खैरागढ़ की बात नहीं है, सब जगह वाली बात है। मैंने कुछ चर्चा भी की थी इसके दूसरा अंक निकालने के लिए, परंतु वो जमा नहीं, क्योंकि पहले अंक का खर्चा कुल मिला के मैंने ही किया था। जी हाँ जी। तो मैंने देखा कि लोग आर्थिक रूप से तो कम सहयोग करना चाहते हैं, रचनात्मक रूप से ज़्यादा करना चाहते हैं, तो वो संभव नहीं हो पाया। नहीं हो पाया। हालांकि योजना थी कि मैं इसको क्रमशः 1, 2, तीसरा अंक निकले, तो उसके संपादकीय भी में लिखा है कि प्रथम नहीं है, इसके बाद भी और है, तो मगर वो संभव नहीं हो पाया। अब भाई इसमें संभव होगा, जब भी होगी तो मैं कोशिश करूँगा। जी सर, जी सर। सर आखिर में हमारी जो जनता देख रही है, खैरागढ़ के लोग आपको देख रहे हैं, आसपास के अंचल के लोग देख रहे हैं, तो आज बतौर अतिथि, बतौर साहित्यकार और बतौर सेवानिवृत्त शिक्षक, समाज का बहुत बड़ा अंग होता है शिक्षक जो है, गुरु जो होता है, सर्वश्रेष्ठ सर्वोपरि जिनको माना जाता है। तो सर आपका संदेश, आपका सुझाव समाज के नाम, एक संदेश प्रेषित आप इस मंच के माध्यम से सर क्या करना चाहेंगे? अब तो वैसे मैंने कहा है पहले कि सबसे पहले संगठित होना जरूरी है जी। किसी भी क्षेत्र में हो। साहित्य भी विकसित होता है कब? जब उस क्षेत्र के साहित्यकार संगठित होते हैं, एक दूसरे से सहयोग मिलते हैं। मेरे को लघु कथा कलश के संपादक हैं जोगराज प्रभाकर ने, वो इंटरव्यू लिए थे। इंटरव्यू मतलब वो लिखित में था, उसमें प्रश्न था उसमें लघु कथा के बारे में। तो मैंने लिखा था कि लघु कथा तो मैं अकेला लिखता हूँ खैरागढ़ में, यूनिवर्सिटी भी है मगर उसमें कोई लघु कथाकार नहीं है, इसलिए मेरे को सहयोग नहीं मिलता। जितना है मैं अपने दृष्टि से करता हूँ या बाहर से कोई सहयोग से मिलता है। तो समाज संगठित हो जी, गांव संगठित हो, शहर संगठित हो, विद्यालय संगठित हो, शिक्षा संगठित हो, साहित्य, तो हर जगह संगठन है वो बहुत ज़रूरी है जी। तो सबसे पहले हम जोड़ेंगे अपने लोगों को, साहित्यकार को जोड़े, विज्ञान वाले वैज्ञानिकों को जोड़े, कलाकार है कलाकार को जोड़े। वैसे तो चलता है। अब मैं पहले बताया न, मैं साहित्य का जानता हूँ, साहित्यकार नहीं हूँ, परंतु मैं हर जगह साहित्य प्रभारी रहा जी। सांस्कृतिक कार्यक्रम में मैं स्टेज में कभी नहीं गया, मगर मैं हर जगह सांस्कृतिक प्रभारी रहा। तो मेरा काम तो वैसे ही है, नहीं मामा चलो दो तो मैं चला देता था। तो होता क्या है कि लोग प्रभार लेना नहीं चाहते, छोड़ते हैं कि बिना काम के चल जाते हैं। तो जब तक के प्रभार नहीं लेगा कोई, समाज का प्रभार नहीं लेगा, विद्यालय का प्रभार नहीं लेगा, खेल कूद का प्रभाव नहीं लेगा, तब तक कहीं अनुभव कैसे होगा? तब तक के उसका विकास नहीं होगा। तो प्रभाव लेने वालों को, जानकार वालों को सामने आना चाहिए, वो प्रभाव लें जी, मेहनत करें जी। उससे फायदा होगा। काम चलने में तो चलता ही रहता है, तो काम चलने से काम नहीं चलता, विकास होना चाहिए। और विकास होने के लिए कि सही आदमी उसका प्रभारी होना चाहिए, उसका गाइडेंस होना चाहिए, ये जरूरी है। सारगर्भित बात यह है कि प्रभार को सहर्ष आप स्वीकार करें। प्रभार कहने का अर्थ यह है दायित्व, और दायित्व ऐसे व्यक्ति को मिलना चाहिए जो उस क्षेत्र से आता हो, जिसका अनुभव उस क्षेत्र से जुड़ा हुआ हो। कहने का अर्थ यह है कि दूध बेचने का प्रभार यदि किसी को दिया जाए तो तबेले से जुड़ा हुआ व्यक्ति, गौपालन से जुड़े हुए व्यक्ति को आप दूध बेचने का प्रभार आप दीजिए तो वह सार्थकता को परिसिद्ध होगा। आप मेरी बात समझ पाए होंगे शायद। सर की बात भी यही थी कि प्रभार सही और योग्य व्यक्ति को दिया जाए तो समुचित विकास संभव है, बहुत द्रुत गति से हम विकास कर पाएंगे। बहुत अंतिम क्षणों में कार्यक्रम के पहुंच गए हैं सर। अब आपसे इस मंच, जिस मंच पर आप बतौर अतिथि आप आज विद्यमान हैं, कलाकारों की दुनिया, इस मंच, हमारे इस ग्रुप के बारे में आपके आशीर्वचन हम
अनुरोध करते हैं सर, आपके 2 शब्द आशीर्वचन आप हमारे इस ग्रुप के लिए। सबसे पहली बात कि मेरे जैसे एक आदमी को समय दिया, सम्मान दिया, समय के साथ साथ सम्मान दिया, सर इसके लिए मैं आभारी हूँ। जी दूसरी बात ये है कि मैंने पहले कहा कि जो हर क्षेत्र में योग्यता होती है और लोग तो ये मानते हैं कि हर व्यक्ति में कुछ न कुछ योग्यता होती है, जी तो उस योग्यता को पहचानना और उसको आगे बढ़ाने का काम जी जो उसके जानकार है वो करते हैं। जी हाँ जी हाँ जी खैरागढ़ में विश्वविद्यालय है, लोग तो मानते ही हैं कि यहाँ कलाकार होंगे। दूसरी बात, मानने में थोड़ा सा अंतर ये भी होता है कि लोग संगीत विश्वविद्यालय बोल देते हैं, तो ये सोचते हैं कि सिर्फ इस पर तबला हारमोनियम बजता होगा, तात हैया करके नाचते होते हैं, परंतु उसके साथ साथ जैसे पेंटिंग विभाग है, इनके बारे में लोगों को कम जानकारी होती है। तो कलाकार तो हैं अपने क्षेत्र में, सब विशिष्ट हैं, उस विशिष्ट को और अति विशिष्ट बनाना। विशिष्ट होता है पहचान के लिए नाम का विशिष्ट होना, नाम मात्र के, उसके बाद उसको अति विशिष्ट बनाते जाना, और इसकी कोई सीमा नहीं होती। कलाकार है वो कलाकार के है, बढ़ता ही रहता है अपने स्थान पे। यहाँ भी तो उसके लिए भी क्या है बता कि मंच मिलना, मंच मिलने के बाद साथ में सहयोग मिलना एक दूसरे का, जी प्रस्तुतिकरण मिलना, ये सब चीज़ें होती है जी कि आपका जो है मंच है, ये मंच मिल रहा है, कार्यक्रम हो रहे हैं, आपको दूसरे लोग सम्मान दे रहे हैं, बुला रहे हैं, और आपका जो कार्यक्रम है, जैसे अब वो कलाकारों की दुनिया, जी साहित्यकार तो कोई कलाकार नहीं है, हाँ हाँ परंतु मेरे को भी सम्मान मिला, सामने लाया, जी, तो जी। ये काम भी कर रहे हैं। जी मैंने कहा था कि भैया रत्न निकालना है, तो रत्न तो साहित्यकार नहीं है, सब क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में, खेल कूद में, सांस्कृतिक में, हाँ हाँ तो उम्मीद है इसके बाद आप सब वो काम करेंगे, तो उस समय से जो खैरागढ़ की प्रतिभाएं हैं जी हाँ सर, उनको विकास का अवसर मिलेगा, खैरागढ़ के लोगों को उसको जानने का अवसर मिलेगा। जी, जैसे मैंने पहले कहा कि आजकल लोग कम जानते हैं हाँ सर, हाँ किसी के बारे में, तो किसी के बारे में जानना ज़रूरी है जब मंच मिलेगा, और ये मंच का काम आप कर रहे हैं। जैसे मेरी है, मैं सोचता हूँ कि साहित्यकारों को शायद दूसरे लोग नहीं जानते कि मेरी रचनाएँ का कुछ अनुवाद हुए हैं कि विदेशों में छपती है, परंतु आजकल के माध्यम से ये तो लोगों को पता चला कि मैं कुछ हूँ, बहुत बड़ा नहीं हूँ, कुछ तो हूँ, तो ये एक अच्छा लगता है कार्यक्रम में, और आप एक अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं। भविष्य में और अच्छा काम करें, आपसे और लोग जुड़े रहें, आप यहाँ के प्रतिभाओं को मंच दें, और मंच के साथ साथ स्वाभाविक है आप मंच देंगे तो आप भी सीखेंगे, दूसरा होता है तो आप भी सीखें, आपका विकास हो, व्यक्ति का विकास हो, खैरागढ़ का विकास, इसी शुभकामना के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत हृदय से आपका आभार। आपने बहुत सुंदर तरीके से अपनी बातों को रखा, हमारे सारे प्रश्नों का बहुत बेबाकी से, बहुत अच्छे तरीके से आपने प्रश्नों का उत्तर दिया। लोगों को मैं समझता हूँ आज के इस कार्यक्रम से बहुत लाभ मिलेगा, जो ख़ास तौर पे लेखन में अभिरुचि रखते हैं। सर की लिखी किताबों का आप कभी अध्ययन करें तो खैरागढ़ यादों का वर्तमान इनकी जो किताब है उसको जब आप पढ़ेंगे तो उसमें स्वर्गीय डॉक्टर गोरेलाल चंदेल साहब की लिखी हुई एक लघु कथा आप ज़रूर पढ़िएगा, जिसका नाम है पान खाए भैया हमारो। ये स्वर्गीय डॉक्टर गोरेलाल चंदेल साहब की लिखी हुई लघु कथा है, जो आपको मिलेगी श्री बालकृष्ण गुरुगुप्ता सर की लिखी किताब खैरागढ़ यादों का वर्तमान में। आप ज़रूर उसका अध्ययन करिएगा। बहुत हास्य में डूबा हुआ बहुत शानदार लघु कथा है। मैंने पढ़कर लोटपोट हो गया। बहुत शानदार लघु कथा है, ज़रूर पढ़िएगा। अभी आपने अध्ययन यदि नहीं किया है तो ज़रूर कोशिश करिएगा। मेरे पास किताब है, मुझसे आप किताब ले लीजिए और बिल्कुल पढ़िएगा, ऐसी आग्रह मैं आपसे करता हूँ। सर, अंत में आपसे एक प्रार्थना हमारी है,
आप अपनी किसी एक लघु कथा का वाचन अपने मुखारविंद से, अपने श्रीमुख से, इस मंच के माध्यम से आप कर दें सर। सदा सदा लोगों को आपके मुख से कहीं कोई एक लघु कथा सुनने का अवसर। जी। एक लघु कथा पढ़ने के लिए कहा जा रहा है। जी। वैसे स्टेज वाली कविता तो होती नहीं जी। कि कुछ याद रहे। हाँ सर। दूसरी बात, शब्द की बात है, शब्द इसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए, चूकना नहीं चाहिए, इसलिए अर्थ का अर्थ होता है। जी। परंतु मेरे पास अभी फिलहाल उपलब्ध है वो छत्तीसगढ़ी अनुवाद है। अनुवाद है। पूरी पुस्तक का अनुवाद किया है उसने। गुरु ज्ञान दर्पण दिखावत लघु कथा, उसमें से एक लघु कथा है सार्थकता। ये उस समय की चर्चित लघु कथा है। नवनीत में, भास्कर पे और भी ढेर सारी पत्रिकाओं पे छपी थी ये। जी। तो ये मैं अनुवाद जो है डॉक्टर पीसी लेलादो का, वो उस अनुवाद को मैं पढ़ रहा हूँ। जी। एक पखना टूटिस, छीनी हथौड़ी के मार के पीरा सही के, एक मूर्ति बनी और मंदिर में मार गए। पखना ला बड़ी खुशी हुई। पखना फिर टूटिस, छीनी हथौड़ी के मार ला बिसर के सुघर कलात्मक मूर्ति बने और बैठक कुरिया के सुघरई बढ़ावन लगे। पखना लाल बने लगे। पखना एक घाव और टूटिस, ये दरी वह ने है बनिस मंदिर के और घर के पटवा बनिस। पखना ला थोड़िक और ज़्यादा खुशी हुई। पखना आज सबले ज़्यादा खुश रहीस, ओला सुख और सार्थकता अनुभव होइस। आज पखना के रूप में ओखर अस्तित्व है पूरा के पूरा खत्म हो जाने वाला रहीस। पखना के कुटका कुटका कर दिए गई। ओखर ले बने गिट्टी लगे सड़क बनाए में। सड़क जौन मंदिर मस्जिद दोनों तक पहुँचाते, स्कूल कॉलेज तक ले जाते, रोजगार ऑफिस तक पहुँचाते, घाट घटौंदा और पार तक ले जाते, खेत कोठार तक अपराथे, कल कारखाने के द्वारी तक अपराथे, सड़क जिन मेहनत करिए ला रोजी रोटी दे देते। क्या बात है सर, बहुत शब्द नहीं है मेरे पास, बहुत शानदार लघु कथा है। सड़क वही पथरा जब छीनी हथौड़ी के ठोकर खाते तो मूर्ति बन जाते, और वही पथरा जब ठोकर खाते तो गिट्टी बन जाते। वही गिट्टी सड़क में बिछा दिए जाते और जो सड़क मंदिर और मस्जिद तक ले जाते, वही सड़क जो पाठशाला तक ले जाते, वही सड़क जो तुम्हारा और हमारे घर तक ले जाते। सार्थकता यह लघु कथा आपको किताब गुरु ज्ञान में मिलेगा। बहुत शानदार लघु कथा थी सर, आपके मुखारबिंद से मुझे सुनने का अवसर मिला, बहुत शानदार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपकी इसी लघु कथा के साथ मैं दर्शकों को फिर आज छोड़े जाता हूँ, इस प्रतीक्षा के साथ भी कि अगले शुक्रवार फिर से आपके इस नगर में। और अब स्वरूप थोड़ा सा बदला है, अब पूरे केसीजी जिले की कहीं किसी भी व्यक्तित्व से आपकी भेंट मैं करवाऊँगा। वह काल के गर्भ में उस बात को रहने दीजिए, अभी मैं परिचय नहीं दूंगा, सरप्राइज रहेगा। आपकी भेंट फिर नए व्यक्तित्व के साथ, नई प्रतिभा के साथ, नए रत्न के साथ आपकी भेंट अगली शुक्रवार को करवाऊंगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, चुस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। खुश रहने में हम बार बार कहता हूँ, खुश रहना बहुत परम आवश्यक तत्व है। प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे तो सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से संचालित आप कर पाएंगे, हो पाएंगी। चलिए, मस्त रहिए। शुभ रात्रि, शब्बा खैर।